आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ाऊँगा। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज की दो पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट और दूसरा पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन। देखिए, चार्ज रेस्ट में होता है तो इस समय इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, इन सब की स्टडी जो हम लोग करते हैं उस टॉपिक का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। और जब वही चार्ज मोशन में हो जाता है तो उसके इफ़ेक्ट बदल जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं जिस टॉपिक में, उसका नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालन। तो ये चार्ज की दो अलग अलग टॉपिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जान जाएं कि चार्ज क्या होता है। देखिए, हम लोग को जानकारी दी गई, हम लोग को पहले से पता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक ताकत आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस का नाम होता है चार्जिंग। और ये जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की इनके पास आ गई, ये किसकी वजह से आई, उस चीज़ का नाम रखा गया चार्ज। ठीक है, उस चीज़ का नाम चार्ज, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश। और ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है, ये सबसे पहले हम लोगों को किसने बताया? थेल्स ने। थेल्स ने बताया, और ये लगभग आज से 2600 साल पहले की बात है। ठीक है, यानी रगड़ कर दो चीज़ों को आपस में रब करके चार्ज को पैदा करने की जो प्रोसेस है, ये थेल्स ने हमको बताया था। इसके बाद ये जो दो वस्तुओं को रगड़ने से एक दूसरे में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आई, जिस रीजन की वजह से आई, उस रीजन का नाम रखा गया चार्ज। और देखा गया ये दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके नेचर अलग अलग होते हैं। तो नेचर के हिसाब से हम लोगों ने आवेश के नामकरण किया, इनका नॉमेनक्लेचर किया गया, नाम रखा गया। तो दो नाम रखे गए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये नेचर के हिसाब से जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो नाम इनके आए हैं, ये सबसे पहले इन दोनों के नेचर के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कंप्यूटर में कि सबसे पहले धन आवेश और ऋण आवेश वर्ड का इस्तेमाल चार्ज के लिए किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया था, नाम रखा गया था। अब धन आवेश ऋण आवेश कैसे आते हैं? तो देखिए, नॉर्मली हम लोग जानते हैं पूरे यूनिवर्स की हर एक चीज़ को बारे में हमने पढ़ा कि हर एक चीज़ क्या है? मैटर है, यानी पदार्थ है। और हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से, यानी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये सारे मैटर किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से, यानी अणुओं से बने हुए हैं। और ये अणु किससे बने हैं? पता चला ये अणु परमाणुओं से, यानी एटम से बने हुए हैं, परमाणु से। और परमाणु के बारे में स्टडी हम लोग कर चुके हैं। पहले तो पता चलता था कि परमाणु विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन बाद में चला नहीं, परमाणु भी विभाजित होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए। अब हम लोग इसको फंडामेंटल पार्टिकल से बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की हिस्ट्री हमको पता है कि हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर एटम का कैसा होता है बताया गया? एटम का स्ट्रक्चर एक बॉल के जैसा होगा, जिसमें सेंटर वाले पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा होंगे, जिसको आप न्यूक्लियस यानी नाभिक कह देते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ये थ्योरी हमको पता है। इस हिसाब से देखा जाए, जब पूरी यूनिवर्स की हर एक चीज़ पदार्थ है और हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका अर्थ तो ये निकला कि यूनिवर्स की हर एक चीज़ में चार्ज तो पहले से है। बस फ़र्क क्या है कि जब हर चीज़ एटम से बनी है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, लेकिन हम ये भी जानते हैं साथ में कि जो एटम होता है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। रीज़न क्या है
कि इसमें सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो नेट चार्ज कितना हो जाता है इस पर? 0। तो किसी भी एटम के पास नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहे थे ऑर्बिट के चारों तरफ, इनको थर्मल एनर्जी मिलती है, और थर्मल एनर्जी लेने की वजह से कभी कभी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो प्रोसेस में शॉर्टकट में यही समझ लीजिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है ए, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हम कहते हैं कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जो चीज़ों में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो चीज़ धनावेशित हो जाती है, धनायन बन जाती है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ गए, वो बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो यही प्रोसेस होता है जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसमें पहुँचा वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह दो वस्तुएं आपस में रगड़कर चार्ज की जाती हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि जब भी कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होगी, अगर हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो धनावेशित है, तो देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी धनावेशित हो गया, तो जब भी कोई वस्तु धनावेशित हो गई तो इससे दो बातों का हमको ज्ञान मिल गया कि ये वस्तु धनावेशित हुई है तो ज़रूर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा तो वहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और चूँकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, किसी भी चीज़ में अगर से कुछ पार्टिकल निकल रहा है तो जाहिर है उसका मास भी पहले से कम हो जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इस प्रोसेस में बॉडी का जो मास होगा यानी जो द्रव्यमान होगा वो भी पहले के कंपेयर में थोड़ा कम हो जाएगा, मास में भी कमी आएगी। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और मास उसका पहले से रिड्यूस होगा। इसका जस्ट उल्टा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसका उल्टा कर लीजिए, नेगेटिवली चार्ज का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन पहले से बढ़ गए हैं, तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, वृद्धि यानी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ गए। और इस प्रोसेस में मास क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस मास पहले से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, ये तो कहानी हो गई ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की, कि पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, जब आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज का आना जाना है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाना। तो जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका जो नंबर होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो आएंगे, तीन निकलेंगे, तीन आएंगे, कभी ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो हमेशा एक क्वांटम नंबर चलेगा, एक इंटीजर नंबर चलेगा। और इसी चीज़ को हम एक लॉ बनाते हैं और उस लॉ को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? ये यही बात बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा, क्वांटिटी ऑफ जो चार्ज होगा, वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल। और इसी को बुक की लैंग्वेज में आप पढ़ते हो कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। और यही सबसे न्यूनतम चार्ज है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। तो इसी चार्ज को हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज, या इसी को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वही हमारा मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज।
यही हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, यही हमारा फंडामेंटल चार्ज है। तो हम हर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का कंपेयर इसी से करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो इसके कंपेयर में कितने टाइम्स है, इसका 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, इस तरह से चलेगा। इसी बात को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पर चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। सिंबल ए लिखते हैं, वैल्यू इसकी 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश की मात्रा होगी वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणक होगी। इंटीजर मल्टीपल मतलब पूर्ण गुणक होगी, यानी उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट से n इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या उस पर n इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उसके ऊपर क्वांटिटी ऑफ जो चार्ज होगा, चार्ज को Q से लिखते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होगा ±NE। ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया जहाँ n होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन आए होंगे चार्ज नेगेटिव होगा। तो सिंबल हम इससे निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन है वो n हो गया। E होता है फंडामेंटल चार्ज जो फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए ये हमको मालूम हो जाए तो हम उस पर चार्ज पता कर सकते हैं कितना होगा और कैसा होगा। इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आपको पहले से बता दिया जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज है, बताइए नॉर्मल कंडीशन से उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो इस पर 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हम आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दे दें। जैसे बोल दें अ बॉडी हैज़ 3 लेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल पोजीशन, यानी एक वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन कम हैं। फाइंड द क्वांटिटी या अमाउंट कह सकते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन इट। एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर आवेश की मात्रा और उसकी प्रकृति बताइए, उसका नेचर बताइए, कैसा आवेश होगा। तो देखिए हम इस वर्ड से पहचानेंगे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है, यानी उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकलने पर चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये तो मालूम चल गया उसका जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। कितना होगा इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव का चार्ज होगा 4.8 × 10⁻19 कूलम। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो, लेस हो, एक्सेस हो, तो उससे हम नेचर पता कर सकते हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो तो यहाँ इनकी जगह पर पुट कर दिया जाए तो आपको उसके ऊपर चार्ज मालूम हो गया। एक तो इस तरह क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए तो हम लोग चार्ज निकाल लें। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि हम चार्ज दे दें। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि अ बॉडी हैज़ -11.2 × 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज, देन हाउ मच electrons are less or excess from normal position। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उस नॉर्मल पोजीशन से कितने इलेक्ट्रॉन, पहले बोला हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, फिर ये भी पूछ रहा है लेस और एक्सेस, कम है कि ज़्यादा है। तो बताइए सामान्य अवस्था से उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, जबकि बॉडी के पास इतना चार्ज है। तो चार्ज का नेचर देखिए कैसा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो ये तो मालूम होंगे यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
कितने हैं उसके लिए फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। इस बार आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू है 11.2 10⁻⁻⁹। इस 11 से तो हमने नेचर पहचाना था कि उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, हमें केवल वैल्यू चाहिए तो क्यू एन की वैल्यू में चाहिए और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻⁹। सॉल्व कर लीजिए, -19 कैंसिल, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इस पर नॉर्मल कंडीशन से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हो चार्ज निकल जाएगा, चार्ज दिया हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन ये हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे बोल दिया एग्जांपल के लिए कि चार्ज ऑन Cu++ पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए Cu मतलब कॉपर हो गया, हमें एटॉमिक नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब ये कॉपर एटम होता तो ये न्यूट्रल होता है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते। Cu++ हमें क्या बता रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तभी इसमें 2 पॉजिटिव आयंस आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, इसका मतलब इसके पास जो चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है तो सिंबल हमें बता ही रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो सीधे फॉर्मूला लगाइए Q प्लस का N हो गया 2, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ यानी 3.2 × 10⁻⁻⁹ Cu++ पर इतना चार्ज होगा। ठीक, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो एक एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, बेसिक है, हमारा बेस है। वहीं से 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। अब इसको उल्टा अगर लिखा जाए तो हम कहेंगे इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जब इतने कूलम का चार्ज चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन से आपको मिल जाएगा। तो अगर 1 कूलम चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर नीचे ले आओ, 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाए ऊपर 0 हो गया, 16 × 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो +19 बनेगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें से 18 कर दें, एक पावर यहाँ कर दिया जाए, इसको डिवाइड कर लो, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से इकट्ठा होते हैं, तो ये 1 कूलम चार्ज के बराबर है। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तब जाके 1 कूलम चार्ज बनता है। ठीक, ये चार्ज की हमारी छोटी छोटी बातें हो गई। और आपको अगर ज़्यादातर तो वैसे क्वेश्चन में दे देता है, फिर भी आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, बीटा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये छोटी छोटी जो हम बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, बस नेचर का फ़र्क होता है कि ये पूरा चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव नेचर का होगा और इलेक्ट्रॉन पे ये पूरा चार्ज नेगेटिव नेचर का होगा। ये पावर को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है, क्वांटिटी सेम होती है। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में जानेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअल में जो हीलियम होता है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। और हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब, हीलियम के न्यूक्लियस में कितने होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यानी हीलियम का जो नाभिक है उसके पास 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, और 1 प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, तो 2 प्रोटॉन क्या हुआ, इसका डबल। यानी अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हुआ, इसका डबल हुआ, 3.2 10⁻⁻⁹। ठीक, बीटा पर कितना चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होगा, 1.6 10⁻⁻⁹। ठीक, तो ये कुछ चार्ज हम लोगों ने याद कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, प्रोटॉन पे कितना होगा, अल्फा पार्टिकल पे कितना होगा और बीटा पार्टिकल पे कितना होगा। ठीक, तो 2-3 तरह के हमने क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले पर देख लिए। अच्छा, क्वांटाइजेशन से हमको एक बात ये भी पता चल रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक डिफरेंट नंबर में होगा, क्योंकि हमेशा इसका मल्टीपल होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। तो इस पर आप जरा ये क्वेश्चन देखिए, कैन 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या किसी वस्तु पर 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, रह सकता है। तो कैसे पता चले, देखिए ये हमको चार्ज की क्वांटिटी दे दिया, कह रहा क्या किसी भी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है। तो कंपेयर कीजिए, ये जो चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज का कितना टाइम्स है,
यानी फॉर्मूला वही लगाएंगे Q इक्वल टू एन ई, और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चार्ज हमको दिया है 8.6 इंटू 10⁻19 और एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10⁻19 होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको पूरा इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा, पूरी संख्या नहीं मिलेगी, डेसिमल में आ जाएगी। तो पता चला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो तो डेसिमल में आ रहे हैं, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल ये कहता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होंगे वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे होना चाहिए, यानी ये एक पूरा नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इस फॉर्मूले पर पढ़े। अब चार्ज के बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्ज की कुछ और खासियत हैं, उन खासियत को हम लोग सब एक साथ पढ़ लें ताकि आगे के चैप्टरों में फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। चार्ज 2 तरह का था, इसका नेचर हो गया, इसका नोमेनक्लेचर किसने रखा। अच्छा, अब इसके बाद आती है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इस रूल के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है, जिसको बोलते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिल्कन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था? ये था रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल किया गया था, उस प्रैक्टिकल का नाम क्या था? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सिंबल आपको पता है। चार्ज के लिए सिंबल हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? क्यू सिंबल इस्तेमाल होता है। कैपिटल क्यू लिखें या स्मॉल क्यू लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज की अपनी एक यूनिट होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसकी डायमेंशन क्या होती है पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की बहुत सारी यूनिट इस्तेमाल होती है। एसआई यूनिट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, एसआई यूनिट इसकी होती है कूलम, शॉर्ट में केवल लिखते हैं सी, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट जो होगी वो इसकी सीजीएस यूनिट होती है। इसके भी हम लोग कई नाम पढ़ते हैं। एक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, या इसी का दूसरा नाम है ESU, जिसका फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर इसी का एक और नाम है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ये 3 नाम हैं। ठीक, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन रही है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या बन रही है? स्टेट कूलम, ESU और फ्रैंकलिन। इनके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट इस्तेमाल होती है, जैसे एम्पियर आवर, एम्पियर आवर या एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। अगर टाइम आवर्स में है तो एम्पियर आवर्स लिखा गया, टाइम सेकंड में है तो एम्पियर सेकंड लिख दिया गया। एम्पियर सेकंड भी चार्ज की यूनिट बनती है। और ये यूनिट कहाँ से आती है? तो हम लोग करंट की एक डिफिनीशन पढ़ते थे। करंट किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q अपॉन T, धारा बराबर आवेश बटे समय। यहाँ से अगर आवेश की मात्रक निकालना चाहें तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, समय का सेकंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट हम लोगों ने बनाई। 1 एम्पियर सेकंड का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम। 1 एम्पियर सेकंड का मतलब हो गया 1 कूलम। इसके अलावा यूनिट इस्तेमाल होती है AMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 AMU। AMU जो होता है वो थोड़ा बड़ी यूनिट होती है, ESU से बड़ी होती है। 1 AMU जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है, 10 कूलम। एक और यूनिट इस्तेमाल होती है फैराडे। फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है, ये 96,500 कूलम के बराबर होती है। तो हमने देखा चार्ज की बहुत सारी यूनिट है, लेकिन मेन यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट कूलम। सबको इसी से कंपेयर किया जा रहा है कि जो ESU है इसकी भी वैल्यू नोट कर लीजिए। एक ESU जो होगा वो होगा 1/3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम। 1/3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम।
अब बात आती है जो इतनी सारी यूनिट लिखी है, इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो होती है फ्रैंकलिन। याद रखिए, ये सबसे छोटी यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, ESU या फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक यानी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, फैराडे। ये लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकाई होती है फैराडे, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम। ठीक, हालांकि देखिए इस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज़्यादातर, आपको बस ये दो का यूज़ होता है, लेकिन कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी आपने देखा होगा AMU और ESU, इन दोनों में रिलेशन अक्सर आ जाते हैं। तो ESU जो है छोटी यूनिट है, AMU बड़ी यूनिट है। अगर हम AMU और ESU का रेशियो निकालें, 1 AMU अपॉन 1 ESU डिवाइड किया जाए, देखो AMU बोल रहे हैं 10 कूलम को और ESU बोल रहे हैं 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम को। ये ऊपर चला गया, ये हो गया 3 × 10 के पावर 10। यानी AMU और ASU का जो रेशियो होता है वो 3 × 10 के पावर 10 होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकंड आप कह सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड क्या होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर इसको यूनिट के साथ रखा जाए तो ये जो डिजिट मिलती है 3 × 10 के पावर 10, जो कि हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ये AMU और ESU का आपका रेशियो हो गया। ठीक, तो ये चार्ज की यूनिट के बारे में हो गया। अब इसकी जो डायमेंशन होती है चार्ज की, वो डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन यानी आवेश का विमीय सूत्र। तो चार्ज की डायमेंशन इसी से निकालते हैं, क्योंकि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन समय और धारा यानी टाइम और करंट, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनके सिंबल हमको मालूम है, इसके लिए सिंबल A इस्तेमाल होता है, इसके लिए T। तो चार्ज की डायमेंशन क्या बन गई, A × T या TA ऐसे लिखें, या अगर चाहें तो M0 L0 TA ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चार्ज की यूनिट्स हो गई और चार्ज की डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट देखिए और भी चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब इसके बाद देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज और मास को कंपेयर करते हुए 2 पॉइंट निकाले जाते हैं। एक तो हम कहेंगे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी आवेश जो होता है वो बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। यानी अगर किसी भी चीज़ के पास चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा, ये कंपलसरी है कि बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। भाई चार्ज किसके पास आएगा, किसी पार्टिकल के पास, किसी बॉडी के पास, और जब पार्टिकल है या बॉडी है तो ऑलरेडी उसके पास मास होगा, क्योंकि मास को तो जनरली आप लोग डिफाइन करते हो कि पूरे यूनिवर्स की हर एक चीज़ क्या है, मैटर है। और मैटर को क्या डिफाइन किया गया, मैटर वो है जिसमें मास होता है, जो जगह घेरता है, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से यानी अपने सेंस से, जो ऑर्गन्स हमारे हैं उनसे सेंस कर सकें। तो चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता, लेकिन कह रहा है इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। यानी इसका रिवर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास हो उसके पास चार्ज भी हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे ये पेन है, इसके पास मास तो है, चार्ज नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि इसके पास चार्ज है तो मास तो होगा ही। ठीक, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज जो होता है मोशन से अनअफेक्टेड होता है, इसका यानी मोशन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है और वो वस्तु रुकी हो या चल रही हो, इस बात से उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है और या बॉडी मोशन में है, दोनों कंडीशन में अगर हम चार्ज निकालते हैं, चार्ज रेस्ट कंडीशन में और चार्ज मोशन कंडीशन में, तो हम देखेंगे दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल आएंगे। यानी अगर हमारे पास कहते हैं कि ये बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास 10 कूलम का चार्ज है अभी, और फिर इसको हमने ऐसे मूव कराना चालू कर दिया, बोले अब कितना चार्ज है, तो अभी भी उस पर उतना ही चार्ज होगा,
चार्ज का मोशन से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि मास में हम लोग पढ़ते थे आइंस्टीन के सिद्धांत से कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके मास में चेंजिंग आती है, और उसका फॉर्मूला आइंस्टीन ने बताया था कि मास इन मोशन इज इक्वल मास एट रेस्ट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। इसको आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता था। इस फॉर्मूले पर था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके मास में चेंजिंग आती है। लेकिन अब इस चीज़ को आप डेली लाइफ में कंपेयर करेंगे कि बाइक जो थी रेस्ट में थी, अब बाइक चलने लगी, उसका मास ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, डेली लाइफ में ये हमें फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसका कंपेयर किससे करें? स्पीड ऑफ लाइट से। नॉर्मल कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में बॉडी की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, यानी v इसके कंपेयर में नेग्लेबल है, तो ये वैल्यू लगभग 0 के आसपास आती है। तो 1 - 0 यानी 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, यानी m = m0। यानी नॉर्मल कंडीशन में मास इन मोशन और मास एट रेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, यानी डेली लाइफ में इसका हम लोग फील नहीं करते। इसका फील कहाँ होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा स्पीड से मोशन करे कि उसकी स्पीड को हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की आधी स्पीड से मोशन कर रही हो, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट का हाफ है, तो v की जगह पे आप c/2 रख के सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ठीक, तो चार्ज जो होता है उसका मोशन से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्रव्यमान मोशन के साथ साथ स्पीड के साथ साथ चेंज होता है। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखते हैं और भी चार्ज के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब दो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं तो उनके बीच क्या होता है? फोर्स लगता है, जिसको भी हम लोग आगे कूलम लॉ के नाम से पढ़ेंगे। अभी इतना देख लें कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, दो बॉडीज़ हैं, दोनों पे समान आवेश आ गया। लाइक चार्जेज मतलब दोनों पर समान आवेश है। यहाँ पे समान आवेश कहने का मतलब उनके नेचर से, प्रकृति, यानी दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएं या दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएं। तो लाइक चार्जेज जब भी होंगे, जैसे प्लस और प्लस हों या माइनस और माइनस हों, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, रिपेल होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, विपरीत प्रकृति वाले जो आवेश होंगे, अनलाइक चार्जेस, यानी एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई कि सेम नेचर के जो चार्ज होंगे, जिनको हम लाइक चार्जेस बोलेंगे, वो आपस में रिपेल होंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, अब ये बात आती है, देखिए हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉडी है जो ऑलरेडी चार्ज है। चार्ज होने का मतलब अब इसके पास ताकत आ गई, ये दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है। एक ये दूसरी बॉडी है, हमने पढ़ा अपोजिट नेचर के चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज था, इसके बारे में हमको पता नहीं कि ये चार्ज है या नहीं। अगर हम इसको इसके पास ले जाएं, अगर ये अट्रैक्ट हो गया तो क्या इससे क्लियर होगा कि नेगेटिव चार्ज है? सपोज कर लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके नेचर के बारे में हमको पता करना है कि इसके पास कैसा चार्ज होगा। अगर इसको हम इसके पास ले आते हैं और ये रॉड इसको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, तो क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा? नहीं। क्या रीज़न है इसका? कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपोजिट चार्ज वाले आवेश को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज हो, अनावेशित हो, उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, या अगर ये नेगेटिव होता तो हम गारंटी से नहीं कह सकते ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे नेचर वाले चार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और कोई चार्ज ना हो, अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? अगर ये ऑब्जेक्ट अनचार्ज है तो अनचार्ज का मतलब इसके पास जितने नेगेटिव्स हैं उतने ही पॉजिटिव्स हैं। तो जब इसको इसके पास ले जाएंगे तो इसके अंदर के जितने नेगेटिव है उसको ये अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव से इस किनारे आ जाएंगे और पॉजिटिव इसके रिपल्सन की वजह से दूर भागेंगे। अब देखिए इस पर जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव भी हैं, और इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी फोर्स लग रहा है, और इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में फोर्स लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है।
और इसके साथ जो फोर्स है वो रिपल्सन का है। अब आप कहोगे भाई नेगेटिव और पॉजिटिव तो बराबर बराबर क्वांटिटी में थे, तो जितना अट्रैक्शन हो रहा उतना ही रिपल्सन होगा, तो इक्वल 0 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव सेम है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो पॉजिटिव के कंपेयर में नेगेटिव इसके पास में है थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव इस सरफेस पे आ गया है और पॉजिटिव इस सरफेस पे चला गया। ठीक, तो नेगेटिव जब पास है यानी अट्रैक्शन वाला फोर्स रिपल्सन के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी उसका इफेक्ट हमको नज़र आएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो और एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हो तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। अगर ये अनचार्ज भी होगा तो भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए एक वर्ड हम लोग याद करते हैं कि रिपल्सन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट था, चार्ज था, इसको इसके पास ले गए, इसने इसको रिपेल कर दिया, दूर भगा दिया, अब हम गारंटी से कह सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको दूर भगाया, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट में रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन ये टेस्ट बता रहा है कि दोनों चीज़ चार्ज हैं। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें दोनों चार्ज होंगे, ये गारंटी से हम नहीं कह सकते। तो याद रखेंगे रिपल्सन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ repulsion is the true test of electrification। ठीक, यानी जो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण, तो जो प्रतिकर्षण क्रिया है ये विद्युतीकरण का एक सही परीक्षण है, सही परीक्षण। ठीक है, यानी ये परीक्षण करके बता पाएंगे अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसी से क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट जो चार्ज है या नहीं है। तो रिपल्सन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी मिल गई। इसके अलावा चार्ज की एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है कितना है, इसको हम लोग उसका जो अमाउंट है उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो या कैसे पता करते हैं चार्ज है कि नहीं, उसके लिए एक प्रैक्टिकल जो किया जाता है, इसको आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ मेजर्ड बाई। जिस यंत्र से ये पता किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, उस उपकरण का नाम, उस यंत्र का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ मेजर्ड बाई इलेक्ट्रोस्कोप। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, उसकी उपस्थिति का पता किससे लगता है? इलेक्ट्रोस्कोप से लगता है। ये एक तरह का उपकरण होता है, आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा। उसमें दो पत्तियां होती हैं कॉपर की, जो आपस में फैलती है, उसी उड़ती रहती हैं। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो देखिए, चार्ज के बारे में हम सारी बातें यहीं पढ़ ले रहे हैं ताकि आगे के लेसन में फिर हमको चार्ज की कोई प्रॉपर्टी बताना ना पड़े। चार्ज की सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक साथ यहीं पर पढ़ ले रहे हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज एट रेस्ट, जब भी कोई चार्ज स्थिर अवस्था में होगा, आवेश स्थिर अवस्था में है जब है, तो ये आवेश अपने अंदर क्या प्रॉपर्टी लाता है? स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक प्रभावी क्षेत्र बनाएगा, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाए। तो जो चार्ज रेस्ट में होता है ये क्या करता है? ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र, जिसका सिंबल हम लोग पढ़ते हैं ई। ठीक, एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक गतिमान आवेश यानी चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन में फिर हम लोग दो कंडीशन कर देंगे, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। चार्ज मोशन में तो है लेकिन एक समान चार्ज से चल रहा हो तो ऐसा चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी जिसको बोलते हैं। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होती है तो अपने चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, करंट एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, चार्ज का फ्लो।
यानी चार्ज मोशन में आ गया। तो जब कहीं चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। वही चार्ज मोशन में अगर आ जाए विद एक्सेलरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित गति करे, त्वरित गति, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है तो उसके पास 3 प्रॉपर्टीज आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एंड रेडिएट सम एनर्जी। यानी एक त्वरित गति से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर सकता है, या त्वरित गति से चलता हुआ आवेश क्या क्या कर सकता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और साथ साथ अपने अंदर से कुछ एनर्जी यानी कुछ ऊर्जा को रेडिएट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ये 3 बात याद रखनी है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज मोशन में हो लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, देखिए ज़्यादातर हम इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा हिंदी में, तो हिंदी में हम बीच बीच में बोल देते हैं, लिखने वाला काम थोड़ा सा कम हो पाता है, कोशिश करूँगा उसको भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। बाकी सारे वर्ड मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जिसको लिखना रहे वो नोट कर लिया करें। तो ये चार्ज की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि चार्ज क्या क्या काम कर सकता है, उस चार्ज का प्रोजेक्शन क्या है, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, चार्ज जो है कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं, किस यंत्र से करते हैं, चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पैदा करेगा, चार्ज मोशन में होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पैदा करेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि जो चार्जिंग की बात हम कर रहे थे उसके चार्जिंग के मेथड क्या क्या है, कितने मेथड से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के देखिए 3 तरीके हैं। एक है बाय फ्रिक्शन, यानी 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ कर। ध्यान रखिए इस मेथड का इस्तेमाल करके केवल नॉन कंडक्टर चीज़ों को ही चार्ज किया जा सकता है, यानी इस विधि का इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू चार्ज नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्ट, यानी जो कुचालक वस्तुएं होती हैं या नॉन कंडक्टर को बोलते हैं अनावेशित, कंडक्टर मतलब चालक, नॉन कंडक्टर मतलब अचालक। जो अचालक वस्तुएं होती हैं लकड़ी का, प्लास्टिक, कागज, ये सब ऐसी चीज़ों को चार्ज करने के लिए फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्थानांतरण होता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसमें पहुँचे वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो बाय फ्रिक्शन किया जाता है, उसमें इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे देखिए बादलों में जो फ्रिक्शन होता है आपस में, उसी से फ्रिक्शन की वजह से ही वहाँ पर चार्ज पैदा होते हैं, जो आपको बिजली चमकती दिखाई देती है। या एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है या रनवे पर दौड़ता है उस समय सड़क के साथ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड चलेगा, तो उसके जो टायर है तो वो नॉन कंडक्टर मटेरियल का, अगर वो नॉन कंडक्टर मटेरियल का हो तो फ्रिक्शन होने से क्या होगा, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज आएगा। ठीक, और ये चार्ज अगर ऐसे ही इसके अंदर पड़ा रहे, क्योंकि नॉन कंडक्टर बॉडी इसको बोलते हैं जिसमें चार्ज मूव नहीं करता, कंडक्टर मतलब जिसमें चार्ज मूव करे, तो नॉन कंडक्टर मटेरियल अगर होगा उसके बाद बहुत सारे चार्ज होंगे, और वो चार्ज इकट्ठा अगर ऐसे ही रहें तो चार्ज से पोटेंशियल बढ़ेगा और आगे जाके वो चार्ज की वजह से कोई चिंगारी वगैरह बन सकती है। लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, उनके जो पहिए होते हैं उसमें जो टायर इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल हमारी गाड़ी की तरह टायर नहीं होता, वो एक स्पेशल मटेरियल का होता है जो पूरी तरह से नॉन कंडक्टर नहीं होता, वो सेमी कंडक्टर होता है, मतलब कह सकते हैं कि आंशिक रूप से वो चालक होता है, ताकि उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पैदा हो, चालक होने की वजह से फ्लो होकर फिर वो अर्थ में चला जाता है। इसी तरह कोई ऐसी गाड़ी हो जो ज्वलनशील पदार्थ लेकर चल रही हो, पेट्रोल है, डीजल है, लेकर टैंकर चलते हैं बहुत दूर दूर तक, तो ये जब गाड़ी चलती है बहुत तेज़ स्पीड से, तो इसके साथ भी यही हो रहा है कि इसका जो मटेरियल है टायर का, जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से यहाँ चार्ज पैदा होगा, और टायर जो है वो नॉन कंडक्टर है, चार्ज को अर्थ में जाने नहीं दे रहा है, तो सारा चार्ज इसकी बॉडी पर आ सकता है,
और बॉडी पर बहुत सारे चार्ज हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है पेट्रोल और डीजल, वो एक चिंगारी से ही बहुत बड़ा विस्फोट ले सकता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, इस तरह की गाड़ियों में एक मेटल की रस्सी वगैरह, इसको आप चैन कह सकते हो, वो चैन लटका दी जाती है जो अर्थ को टच करती है। तो जो भी चार्ज, चाहे वो टायर के फ्रिक्शन से आ रहा हो, चाहे गाड़ी कंटिन्यू तेज़ स्पीड से चल रही है, तो जो एयर का फ्रिक्शन बॉडी पड़ रहा है उससे बॉडी चार्ज होती है। इन चार्ज को हटाने के लिए ये एक इंतज़ाम किया जाता है कि इसके पास मेटल की रस्सी वगैरह या चैन वगैरह लटका दी जाती है जो अर्थ को टच करती है, सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। क्योंकि अर्थ की एक खासियत है कि अर्थ को हम बोलते हैं, अर्थ क्या है, एक ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो अर्थ है वो क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ हमारा जो यानी पृथ्वी जो है वो इलेक्ट्रॉनों का पूरा एक सागर है, बहुत सारा अनंत आवेश इसके पास है, अनंत इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो फ्रिक्शन हो गया। दूसरा हम लोग मेथड पढ़ते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कंडक्शन मेथड से केवल कंडक्टिंग बॉडी को ही चार्ज कर सकते हैं। कंडक्टिंग बॉडी, टू चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, इससे केवल कंडक्टिंग बॉडी को यानी ऐसी बॉडी को ही चार्ज कर पाएंगे जो ऑलरेडी कंडक्टर हो, यानी नॉन कंडक्टर नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी चार्ज है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो है तो कंडक्टिंग मटेरियल, लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम कुछ भी हो, चालक पदार्थ है, लेकिन वो चार्ज नहीं है, हम उसको चार्ज करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टर है लेकिन ये अनचार्ज है, हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो क्या तरीका है, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, यानी चार्ज को फ्लो होने की परमिशन दे रहे हैं। चार्ज यहाँ से उसमें जा सकता है, बस हमको एक रास्ता देना है। तो रास्ता कैसे दे सकते हैं, या तो इन दोनों को आपस में आप टच कर दो, कांटेक्ट हुआ तो चार्ज इसमें से इसमें फ्लो हो जाएगा, या इनको एक वायर जोड़ दो बीच में, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, यानी किसी तरह इनका आपस में कांटेक्ट करना है। तो क्या होगा, इसमें से चार्ज निकलकर इसमें जाएंगे। ये सेम उसी तरह की बातें हो गई जिस तरह से दो बर्तन भरे हमारे पास हों, एक बर्तन खाली पड़ा हुआ है, एक बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है। अगर किसी तरह एक पाइप से इनको कांटेक्ट कर दिया जाए तो हम देखेंगे लिक्विड अपने आप इसमें जाने लगेगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो सेम ये प्रोसेस है कि दो कंडक्टर मेरे पास हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, अनावेशित है। अगर इनको किसी तरह से आपस में कांटेक्ट कर दें, चाहे उनको आपस में टच करें या एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो इसमें से चार्ज निकल कर इसमें जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक दोनों तक का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो ध्यान रखेंगे कंडक्शन मेथड किस में इस्तेमाल होगा, केवल कंडक्टिंग बॉडी के लिए, यानी केवल चालक पदार्थों के लिए। और इस प्रोसेस की खासियत देखिए, इस प्रोसेस में आफ्टर कनेक्टिंग यानी स्पर्श करने के बाद आपस में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों पर जो चार्ज होगा, दोनों पर आवेश यानी चार्ज क्या होगा, एक तो समान होगा क्वांटिटी में भी और नेचर में भी, क्वांटिटी एंड नेचर, यानी या दोनों पे पॉजिटिव होंगे या दोनों पे नेगेटिव होंगे, और साथ साथ दोनों की क्वांटिटी भी सेम होगी। तो इसका तरीका ये होता है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों बॉडी चार्ज हैं, जैसे यहाँ पर दोनों बर्तन में पानी था, इसमें इतना पानी भरा हुआ था, इसमें इतना पानी भरा हुआ था, हमने कनेक्ट किया तो भी इसमें से पानी निकल के इसमें जाएगा जब तक बराबर ना हो जाए। सेम ऐसी, और दोनों पर पहले से चार्ज था लेकिन एक पर ज़्यादा था एक पर कम था, तो भी यही होगा। जब आप कांटेक्ट करोगे तो जिसमें से ज़्यादा चार्ज है उसमें से निकल कर कम तरफ जाएगा। और इसको भी हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे कि मेन रीजन चार्ज मतलब क्वांटिटीज़ नहीं होता कि किसके पास चार्ज ज़्यादा किसके पास कम, मेन होता है लेवल। जैसे यहाँ पर बर्तन वाला एग्जांपल लें, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बर्तन हमारे पास देखिए ऐसा है और एक ही ऐसा है। इस बर्तन में ऑलरेडी 10 लीटर पानी भरा हुआ है, 10 लीटर, और इसमें यहाँ तक भरा हुआ पतला था, इसमें केवल 2 लीटर भरा हुआ है। यानी क्वांटिटी की बात करोगे तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें कम। लेकिन अगर अब एक पाइप से कनेक्ट कर दो, एक पाइप नीचे से कनेक्ट कर दिया जाए तो किधर का लिक्विड किधर जाएगा, तो आप कहोगे इधर का लिक्विड इधर फ्लो होगा, क्योंकि लिक्विड हाई लेवल से लो लेवल चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो क्वांटिटी पे नहीं देखना है कि किसके पास क्वांटिटी ज़्यादा थी किसके पास कम थी। ये क्वांटिटी कम ज़्यादा हम तब देखेंगे जब दोनों कंडक्टर जो हों बिल्कुल आइडेंटिकल हो,
शेप और साइज़ में बिल्कुल एक जैसे हों, तब हम देखेंगे कि जिसके पास ज़्यादा था चार्ज उसमें से निकल के कम वाले में जा रहा है। लेकिन अगर इनकी शेप और साइज़ का फ़र्क है, जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं बर्तन में शेप और साइज़ का फ़र्क है, तो फिर हम पोटेंशियल देखते हैं कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसमें से चार्ज निकलकर कम वाले में जाएगा। तो ये भी आगे कंडेंसर या कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को हम लोग डीपली समझेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कंडक्शन मेथड से हम किसी दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, दो कंडक्टरों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो दूसरा वाला भी चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद दोनों पे क्वांटिटी सेम होगी, नेचर सेम होगा। क्वांटिटी कितनी होगी, दोनों चार्ज को जोड़कर हाफ कर लीजिए। मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो बाद में दोनों के पास चार्ज आएगा Q1 + Q2/2। ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तीसरा मेथड होता है इंडक्शन। इसको हम घर्षण कह देते हैं, पहले मेथड को घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास चार्ज था ए, ये प्लस चार्ज है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो अनचार्ज है, हम उसको इसके पास ले आए। इनको किसी भी तरह से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई ना वायर जोड़ेंगे ना आपस में टच करेंगे, सिर्फ इसके पास ले आए। पास लाकर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर के जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव को दूर भगाएंगे। तो सारा नेगेटिव चार्ज इस किनारे तक आ जाएगा क्योंकि ये इसको सबको खींच रहा है। अच्छा, जब ये खींच रहा है तो बताइए ये सारे नेगेटिव चार्ज इस पर आके चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं। इस बॉडी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी में सेम थे। ये बॉडी हमारी अनचार्ज थी, ये पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो चुकी है। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिलके इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा रहे हैं। तो सारे पॉजिटिव चार्ज भागते भागते इस बाहर सरफेस पे आ गए और नेगेटिव चार्ज इधर भागते भागते इधर इस सरफेस पे आ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे नेगेटिव आके चिपक क्यों नहीं गए और ये सारे पॉजिटिव जब भाग रहे थे प्रतिकर्षण वजह से भाग क्यों नहीं गए। तो कारण ये था कि ये जो हमारा बॉडी थी कंडक्टर थी, तो जब तक कंडक्टर थे इसमें तो फैले हुए थे, तो कंडक्टर मूव करने की परमिशन दे रहा है, तो सारे नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से मूव करते करते अट्रैक्ट होने की वजह से इसके किनारे यहाँ तक तो आ गए, इस बॉडी के सरफेस तक आ गए। अब बॉडी को छोड़ के आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि बीच में एयर आ गया। एयर क्या है, एयर नॉन कंडक्टर है, अचालक है, वो चार्ज को फ्लो होने की परमिशन नहीं देता। ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना तो चाहते हैं लेकिन बीच में आपको कंडक्टिंग मटेरियल नहीं मिल रहा, इसी में अगर हम एक वायर जोड़ दें तो सारा नेगेटिव से भाग आएगा। लेकिन अभी एयर है, एयर हमारा नॉन कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएंगे, इस पर नहीं आ पाएंगे। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भाग रहे थे, भागते भागते मैक्सिमम जितना दूर जा सकते थे वो क्या था, इस बॉडी के ऊपरी सरफेस पे आ गए यहाँ पर। इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एयर आ गया। अगर हम यहाँ से एक वायर लें और वायर को ऐसे जोड़ के अर्थ दे दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भागना चाहते थे, इनको आपने भागने का रास्ता दे दिया, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग वायर यानी चालक तार से होते हुए अर्थ के अंदर चले जाएंगे और ये सारे पॉजिटिव यहाँ से साफ हो गए। नेगेटिव क्यों नहीं गए, क्योंकि नेगेटिव जो है अट्रैक्ट हुए हैं, नेगेटिव चार्ज को जो अपनी तरफ खींचा हुआ है, बिल्कुल तने हुए हैं, उधर नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, इसके बगल में इस चार्ज को कंडक्टर को रखा, तो ये सिचुएशन आई और इसके बाहरी सरफेस को हमने अर्थ जोड़ दिया, सारे पॉजिटिव उसमें चले गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस अर्थ को फिर हटा देंगे। जब अर्थ को हटा देंगे और इसको दूर कर दिए, इससे दूर कर दिए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से इस किनारे पे इकट्ठा थे, अब इसका अट्रैक्शन खत्म हुआ, तो ये सब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है क्या हुआ, आपस से फिर फैल जाएंगे इस पूरी बॉडी पर। तो इस पूरी बॉडी पर बराबर डिस्टेंस पर फैल गए। तो हमने कहा हमारी ये भी बॉडी चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। तो इस तरीका कहलाता है जिसमें दो बॉडी का आपस में कांटेक्ट ना हो, बिना कांटेक्ट हुए दूसरी बॉडी को हम चार्ज कर दें, तो ये मेथड कहलाता है इंडक्शन मेथड। तो इस तरह से ये चार्ज करने के 3 अलग अलग मेथड है। चार्ज के ऊपर बस एक पॉइंट और देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। इस पर ये पॉइंट याद रखना है, देखिए जब भी किसी कंडक्टर को यानी किसी चालक पदार्थ को अगर आप आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वो सारा चार्ज उस कंडक्टर के जो आउटर सरफेस होगा, जो बाहरी पृष्ठ होगा, उस पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये बात को याद रखिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर यानी चालक को हम आवेश देते हैं, चालक को आवेश देने पर
वो आवेश क्या होगा, उस चालक के बाहरी पृष्ठ पर जो उसका आउटर सरफेस होगा एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक, यानी व्हेन वी गिव द चार्ज टू अ कंडक्टर मटेरियल या कंडक्टर बॉडी, देन होल चार्ज इज स्प्रेड आउट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। सारे उसके चार्ज होंगे बाहरी सरफेस पर एक समान यूनिफॉर्मली फैल जाएंगे। लेकिन अगर हम चार्ज किसी नॉन कंडक्टर को देते हैं, किसी अचालक पदार्थ को देते हैं, किसी नॉन कंडक्टर मटेरियल से बनी हुई बॉडी को देते हैं, तो वो सारा चार्ज वहीं पर बना रहता है, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं रिसाइड्स एट द प्लेस, उसी प्लेस पर बना रहेगा। यानी अगर अचालक को हम चार्ज देंगे, ये कोई अचालक मटेरियल था, इसको हमने यहाँ पे चार्ज दिया 10 कूलम का, तो सारा चार्ज यहीं पर इकट्ठा रहेगा, फैलेगा नहीं। और कंडक्टर मटेरियल थी, हमारे पास एक लोहे की लंबी सी रॉड थी, इस रॉड को हमने 10 कूलम का चार्ज दिया, जैसे हम हटाए तो ये सारा चार्ज क्या होगा, ये पूरा यूनिफॉर्मली इस पूरी रॉड पे बार बार फैल जाएगा। ये बातें याद रखनी है। ठीक, तो ये हमारी चार्ज की कुछ बेसिक बातें थी। चार्ज के बारे में हमने जानकारी ली कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का जो नाम है प्लस माइनस किसने रखा। पहली बार चार्ज को चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब कहलाती है, तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, और इलेक्ट्रॉन कम हुआ जाहिर उसका मास भी कम हो जाएगा इस प्रोसेस में। नेगेटिवली चार्ज कब होगी, कितना चार्ज किस पर आएगा, कैसे क्वांटिट करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का मोशन से क्या इफेक्ट है, चार्ज का मास से क्या रिलेशन है, चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं। तो ये सारी सी कॉमन बातें हमने चार्ज के बारे में पढ़ी। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, जिसको हम बोल लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, और इसके लिए कूलम ने लॉ बताया था, उस कूलम लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जो आपके कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर होगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें हम लोग करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो लोगों को हिंदी की जो प्रॉब्लम थी, कुछ हिंदी भी हमने कोशिश की है लिखने की, और ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसके अलावा न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस, अभी देखिए चार्ज पर कोई ज़्यादा खास न्यूमेरिकल नहीं थे, 2-3 तरह के क्वेश्चन होते थे, हमने बता दिए। फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, कुछ उसकी ट्रिक्स बताई जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, उसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।